हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फर्स्ट बुक भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 3 आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपको ये चैप्टर और अच्छे से आगे समझ में आए। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने पार्ट 2 में कृषि के तकनीकी सुधार को अच्छे तरीके से समझ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित संस्थागत सुधार या फिर भूमि सुधार। संस्थागत सुधार के अंतर्गत पहला सुधार सरकार ने किया था मध्यस्थों का उन्मूलन। इसके अंतर्गत सरकार ने मध्यस्थों, जिन्हें जमींदार के नाम से भी जाना जाता है, का उन्मूलन करा। सरकार ने स्वामित्व का अधिकार भूमि को वास्तविक रूप से जोतने वाले किसानों को दे दिया था। दूसरा सुधार है लगान का नियमन। इसके अंतर्गत सरकार ने किसानों से अत्यधिक और गैर कानूनी जबरदस्ती वसूली को समाप्त करने के लिए लगान निश्चित कर दिया है। इसकी राशि सरकार ने फसल के मूल्य की 1/3 कर दी है। तीसरा सुधार है चकबंदी। बिखरी हुई भूमि की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने चकबंदी को अपनाया था। स्टूडेंट्स, चकबंदी का मतलब होता है किसानों को उनकी इधर उधर बिखरी हुई भूमि के बदले एक बड़ी भूमि दे देना। चौथा सुधार है भूमि की उच्चतम सीमा। इसके अंतर्गत सरकार ने भूमि की उच्चतम सीमा जुताई की गई भूमि का अधिकतम आकार जो एक व्यक्ति एक परिवार के पास होना चाहिए उसको निश्चित कर दिया गया है ताकि भूमि के वितरण में समानता को बनाए रखा जाए। पांचवा सुधार है सहकारी खेती। इसके अंतर्गत सरकार ने छोटी जोते वाले जो किसान हैं उनकी सौदा शक्ति बढ़ाने के लिए सहकारी खेती के लिए प्रोत्साहित करा है, जिसके अंतर्गत वह किसान कम कीमतों पर अपनी आगतों अर्थात बीजों, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों को खरीद सकते हैं और अधिक कीमत पर अपने उत्पादन को बाजार में बेच सकते हैं। स्टूडेंट्स, कृषि संबंधी तीसरा सुधार है सामान्य सुधार। इसके अंतर्गत सरकार ने पहला सुधार करा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। सरकार ने कृषि की उत्पादकता को प्रोत्साहित और स्थिर रखने के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने कई बड़ी बड़ी और छोटी छोटी सिंचाई परियोजना भी शुरू की हैं। दूसरा सुधार है साख का प्रावधान। इसके अंतर्गत सरकार ने कम ब्याज दर पर किसानों को साख उपलब्ध कराने के लिए सहकारी साख समितियों की स्थापना की है और किसानों की बढ़ती साख जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने गांव में ग्रामीण विकास बैंक भी स्थापित किए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरा सुधार है नियमित बाजार एवं सहकारी विपणन समितियां। सरकार ने देश के सभी भागों में नियमित बाजारों की स्थापना करी है और इन बाजारों को प्रशासन सरकार द्वारा नियुक्त बाजार समितियों द्वारा ही किया गया है। जो ये समितियां हैं ये सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को समय पर भुगतान हो जाए और उनकी उपज का उन्हें सही मूल्य प्राप्त हो। और ये समितियां ये भी सुनिश्चित करती हैं कि जो किसानों की फसलें हैं केवल तब बेची जाएं जब उचित कीमतें बाजार में उपलब्ध हो ताकि किसानों को सही मात्रा में लाभ प्राप्त हो सके। चौथा सुधार है कीमत समर्थन नीति। इस नीति के अंतर्गत सरकार किसानों को उनकी उपज के लिए एक न्यूनतम समर्थन कीमत देने का विश्वास दिलाती है ताकि उन किसानों को बाजार की अनिश्चितताओं से सुरक्षित रखा जा सके। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि संबंधी सुधारों की उपलब्धियां। सरकार ने जो सुधार किए थे उनसे क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। सरकार द्वारा किए गए सुधारों के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़े हुए तथा गतिहीन क्षेत्र से कृषि अर्थव्यवस्था के विकासशील क्षेत्र के रूप में उभरी है। ये उपलब्धियां इतनी पर्याप्त हैं कि इसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया है। स्टूडेंट्स, हरित क्रांति का मतलब है फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होना। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1967 से 68 में शुरू हुई थी। वर्ष
1967 से 68 में ही खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 25% की वृद्धि हुई थी, जिसके कारण भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। वैसे भारत में हरित क्रांति दो विभिन्न अवस्थाओं में हुई थी। प्रथम अवस्था है 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक। स्टूडेंट्स, इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का परिसर अधिकतर देशों के गेहूं तथा चावल उगाने वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। दूसरी अवस्था है 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक। स्टूडेंट्स, इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यह प्रभाव देश के कई विभिन्न भागों तथा फसलों की बड़ी संख्याओं में हो गया था। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि हरित क्रांति की विशेषताएं क्या क्या थी। पहली विशेषता है फसल उत्पादकता में तेजी। हरित क्रांति के कारण फसल उत्पादकता में काफ़ी तेजी आई थी और उत्पादन में भी पर्याप्त वृद्धि हुई थी। यही कारण था कि भारतीय कृषि में संरचनात्मक बदलाव हुए थे। दूसरी विशेषता है क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि। हरित क्रांति के कारण अधिक उपज देने वाली तकनीक के प्रयोग ने फसलों के बोने तथा कटने के बीच जो समय अंतर था उसे कम कर दिया था, जिसके कारण जो दोहरी फसलें थी उन्हें उगाना आसान हो गया था और यही कारण था जिससे खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में पर्याप्त वृद्धि हुई थी। तीसरी विशेषता है निर्वाह खेती से व्यापारिक खेती की ओर खिसकाव। हरित क्रांति के कारण उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई थी, जिसने कृषि की बिक्री योग्य अधिक्य का सृजन किया। इसी कारण किसानों को निर्वाह कृषि के बजाय व्यापारिक कृषि की ओर खिसकने के लिए प्रेरित किया गया। चौथी विशेषता है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। कृषि के व्यापारीकरण के कारण किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया, जिसके अंतर्गत किसान खेती को केवल जीवन निर्वाह के स्रोत के रूप में न देखकर वे एक व्यापारिक कार्य के रूप में देखने लगे। पांचवी विशेषता है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता। हरित क्रांति के कारण फसल उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई कि भारत ने खाद्यान्न का बफर स्टॉक रखना आरंभ कर दिया। यही कारण था कि भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। स्टूडेंट्स, अब आते हैं हरित क्रांति की सीमाएं। हरित क्रांति की पहली सीमा है सीमित फसलें। हरित क्रांति के कारण उत्पादन की क्रांति में केवल अनाज, जिसमें गेहूं एवं चावल आते हैं, तक ही सीमित थी। दालों एवं व्यापारिक फसलों जैसे जूट, कपास, चाय आदि के उत्पादन में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई थी। दूसरी सीमा है असमान प्रसार। हरित क्रांति का जो विकास हुआ था, विस्तार हुआ था, वो सभी क्षेत्रों में समान नहीं हुआ था। ये केवल पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों में ही हुआ था। तीसरी सीमा है सीमित कृषक आबादी। भारत में जो अधिकतर किसान हैं वो छोटे एवं सीमांत किसान हैं और छोटे एवं सीमांत किसान हरित क्रांति के लाभ से वंचित रहे, क्योंकि अधिक उपज देने वाली तकनीक की जैसी महंगी आगतों की खरीद के लिए किसानों के पास पर्याप्त धन ही नहीं था। अतः हम कह सकते हैं हरित क्रांति में जो लाभ प्राप्त हुए हैं वो केवल धनी किसानों को ही प्राप्त हुए हैं। अब हमारी चौथी सीमा आती है आर्थिक विषमता। हरित क्रांति के कारण पिछले कुछ समय में आर्थिक विषमता बहुत बढ़ी है। निर्धनता व्यापक और ऋणग्रस्तता बढ़ती ही जा रही है। स्टूडेंट्स, अब हमारा लास्ट टॉपिक है, क्या भारत को एक अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता है? इसका स्पष्ट उत्तर है हाँ, क्योंकि 60 के दशक की हरित क्रांति के लाभ अब घटने लगे हैं। हरित क्रांति की आवश्यकता विशेषकर तब सही है जब लाभों को हमारी आवश्यकता के संबंध में तथा अन्य देशों की उपलब्धियों के संबंध में देखा जाता है। कुछ अन्य कारण हैं जो भारतीय कृषि में हरित क्रांति के अन्य और आवश्यकताओं को प्रमाणित करते हैं।
पहला कारण है हमारे उत्पादकता स्तर अन्य देश की तुलना में बहुत ही कम है। दूसरा कारण है हमारे खाद्यान्न के स्टॉक जो हैं वो अनिश्चित बिंदु पर हैं। तीसरा कारण, भारत में अधिकांश जो किसान हैं वो अभी भी मौसम की अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। चौथा कारण है किसानों को निरंतर ही बाजार की अनिश्चितताओं से अवगत कराया जाना चाहिए। पांचवा और आखिरी कारण है ऋण माफी बार बार होने वाली विशेषता बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स, यही कारण है कि जो बताते हैं भारतीय कृषि क्षेत्र को एक अन्य हरित क्रांति की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। इकोनॉमिक्स की और वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू।